अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्किट एनालिसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मेश एनालिसिस। इससे पहले हम नोडल एनालिसिस कर चुके हैं और नोडल एनालिसिस में हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ एक किरचॉफ्स लॉ है जिसको हम केसीएल के नाम से जानते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहते हैं? करंट एंटरिंग अ node must be equal to current leaving a node। बेसिकली इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत सारे सर्किट को सॉल्व किया और अंडरस्टैंडिंग ली कि किस तरीके से आप केसीएल या नोडल एनालिसिस के थ्रू जो है वो आप अपने सर्किट में अननोन पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? वोल्टेज अक्रॉस अक्रॉस कंपोनेंट्स और करंट थ्रू कंपोनेंट, इनको डिटरमिन कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में हमारे पास जो एनालिसिस होगा या सर्किट एनालिसिस में जितने भी हम प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लें या उनके थ्रू करंट मेजर कर लें। ठीक है, सो नोडल एनालिसिस में हम क्या करते थे कि हम केसीएल को अप्लाई करते हुए मुख्तलिफ किस्म की वोल्टेजेस नोड वोल्टेजेस को डिटरमिन करके पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट्स और जो है वो करंट थ्रू द कंपोनेंट्स उसको डिटरमिन। केबीएल में हम क्या मैश एनालिसिस में हम क्या कर रहे होंगे? मैश एनालिसिस में हम जो है वो किरचॉफ्स जो है वो एनालिसिस जो है किरचॉफ्स लॉज जो है उसका एक सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केबीएल के नाम से ये जाना जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केबीएल बेसिकली क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस inside a loop must be zero, और क्या कहा जा सकता है? पोटेंशियल और पावर dissipated in a circuit must be equal to power generated। ठीक है जी। अब इसमें इसका मतलब क्या हमारे इस सर्किट की वजह सॉरी इन लूप हम कहेंगे यहाँ पे, इन आर लूप। ठीक है जी। अब केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक लूप जो है उसके अंदर देखेंगे कि वोल्टेज जो है वो इक्वल यानी कि वोल्टेज सप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज जो है डिसिपेटेड होना चाहिए। सो फॉर दैट हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें समझना है कि बेसिक एंटिटीज क्या क्या है। बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? तो नंबर वन अगर बेसिक एलिमेंट देखें तो हम बस ब्रांच। ब्रांच क्या है? कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके दो टर्मिनल, ठीक है, जिसके टू टर्मिनल डिवाइस हो। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? रेजिस्टर, कैपेसिटर आ जाता है। उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? वोल्टेज सोर्स आ जाते हैं, करंट सोर्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो ये ब्रांचेज हैं। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? नोड। नोड क्या है? कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे आके दो ब्रांचेस मिल, फॉर एग्जाम्पल एक रजिस्टर R1 है और दूसरा रजिस्टर आपके पास R2 है। तो ये दोनों जिस जगह जिस पॉइंट पे मिल रहे होंगे इसको हम क्या कह देंगे? दिस इज अ नोड।
ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास क्या हो सकता है कि हम इसको थोड़ा और अगर एम्फसाइज़ करना चाहें, हम एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं, ठीक है जी, एक रेज़िस्टर लेते हैं और एक करंट सोर्स लेते हैं, ठीक है जी, और इनको आपस में इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो अब हमें सबसे पहली चीज़ देखनी है कि हमारे सर्किट में ब्रांचेज़ कौन-कौन से हैं। तो हमारे सर्किट में एक ब्रांच जो है वो ये रेज़िस्टर है, R1 है, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास ब्रांच क्या है, V1 एक वोल्टेज सोर्स है और I1 एक करंट सोर्स। ये 3 ब्रांचेज़ हैं हमारे सर्किट में। अब हम एनालिसिस करते हैं कि इस सर्किट के अंदर हमारे पास कितने नोड्स हैं। तो एक ये नोड है, क्यों ये नोड है? क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांचेज़ मिल रही हैं। सेकंड नोड ये है और थर्ड नोड ये है जहाँ पर हमारे पास ये करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों मिल रहे हैं। सो ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये सब के सब सेम है। क्यों? ये बेसिकली आपके पास एक ही नोड है जहाँ पर आके आपके ये करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स मिल रहे हैं। सो हमें नोड का पता चल गया, ब्रांच का पता चल गया। नेक्स्ट थिंग इज़ अ लूप, कि लूप क्या है? और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक हमें लूप समझ नहीं आएगी, तब तक हम क्या कह सकते हैं, हम जो है वो मिसमैच एनालिसिस जो है उसको नहीं देख सकते। सो लूप क्या है? बेसिकली यानी क्लोज़ पाथ फॉर्म्ड बाय ब्रांचेस। ठीक है जी, कि ब्रांचेस के मिलने से हमारे पास क्या है कि आपके पास जो क्लोज़ पाथ बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। सो अगर हम देखें तो ये एक क्लोज़ पाथ, ठीक है जी, जिसमें मुख्तलिफ ब्रांचेज़ आके आपके पास मिल रही हैं। हम इसको क्लोज़ पाथ क्यों कह रहे हैं कि हमने जिस पॉइंट से शुरू किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने V1 से शुरू किया था, स्टार्ट हमने यहाँ से लिया था, ठीक है जी। हम R1 के थ्रू, I1 के थ्रू होते हुए वापस V1 पे पहुँचे हैं। सो दिस टाइप ऑफ अ पाथ इज़ कॉल्ड अ क्लोज़ पाथ, कि आप अल्टीमेटली एक पाथ के अंदर ही रह रहे हैं। दिस टाइप ऑफ पाथ इज़ कॉल्ड लूप। और केवीएल कहता है कि वोल्टेज supplied to a loop must be equal to voltage dissipated in a loop, यानी कि sum of all the voltages inside a loop must be equal to 0। ठीक है जी, must be equal to 0। so having said that, हम थोड़ा सा एनालिसिस को मजीद जो है वो अपना एक्सपेंड करते हैं। अ, अब एक सर्किट हम देखते हैं जिससे एग्जांपल सर्किट है, जिससे हमें अंदाजा होगा कि हम क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। सो हम एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं, एक रेजिस्टर लेते हैं, एक और रेजिस्टर लेते हैं, एक और रेजिस्टर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक और वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, ठीक है जी। और इन सब को हम क्या करते हैं, ऐसे कंबाइन कर देते हैं। दिस इज V1, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज V2। सो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, इस सर्किट के अंदर हम ब्रांचेस नोड्स और लूप्स को एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रांचेस कौन कौन सी। सो एक ब्रांच ये वोल्टेज सोर्स, टू टर्मिनल डिवाइस है। फिर हमारे पास हम ब्रांचेस की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, V1, फिर R1, फिर R2, फिर सो ये सर्किट में ब्रांचेस मौजूद कि नोड्स कौन कौन से। सो दिस इज नोड 1 या नोड ए, ठीक है जी, इसको हम ए कह देते हैं। बोले R1, R3 एंड R2, दिस इज बी। तीसरी हमारे पास नोड कौन सी है, दैट इज दिस नोड। यहाँ पे हमारे पास R3 और V2 मिल रहे हैं, दैट इज सी। और चौथी नोड हमारे पास कहाँ पर है, जहाँ पर हमारे पास R2, V1 और V2 आके मिल रहे हैं, दैट इज डी। सो हम अगर नोड्स को देखें तो नोड्स हमारे पास A, B, C एंड D हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी एनालिसिस है जिसमें हमें क्या करना है, हमें लूप्स आइडेंटिफाई करना है। अगेन लूप्स ज़हन में रखिएगा, लूप्स क्या हैं, लूप्स बेसिकली क्लोज पाथ फॉर्म्ड बाय ब्रांचेस, यानी कि आप एक कंपोनेंट से शुरू करें और वापस उसी कंपोनेंट तक वापस पहुंच जाएं आप। तो उस पाथ को, उस क्लोज पाथ को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ लूप। तो हम शुरू करते हैं V1 से,
ठीक है जी। रादर हम ब्रांचेस की बजाय हम नोड्स से चलते हैं। नोड्स कंसीडर करते हैं। बी हम सी पर भी जा सकते हैं, हम डी पर भी जा सकते हैं, तो हम डी पर जाते हैं। और डी से अब वापस हम कहाँ जाते हैं? ए पर जाते हैं, तो ये एक पाथ क्लोज हो। तो पहली लूप हमारे पास क्या बनती है? ए बी, दिस इज लूप वन। दूसरी लूप, अच्छा जी। और अब हम जो है वो तीसरा लूप का एनालिसिस करते हैं। अब हम चलते हैं, बी से शुरू करते हैं, सी पे जाते हैं, डी पर आते हैं, हम कहाँ चले जाते हैं? किधर? बी पे चले जाते हैं। तो तीसरा लूप हमारे पास क्या हो गया? बी सी डी बी। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हम एक एनालिसिस और भी कर सकते हैं। डी से ए पर आए और ए से वापस बी पे आए, ये लूप हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं लूप। अगर हम इस चीज को देखें तो हमारे पास ये, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं? मैश। मैश बेसिकली क्या कहते हैं आपके पास कि मैश बेसिकली आपके पास क्या कहते हैं? सो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो एनालिसिस करते हैं मैश क्या है। मैश बेसिकली ऐसी लूप है जिसके अंदर हमारे पास कोई और लूप ना आ रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो इन लूप्स में से कौन कौन सी लूप जो है वो मैश बन सकती है और कौन सी लूप मैश नहीं बन सकती। सबसे पहले ए बी डी ए लूप को देखते हैं। ए से शुरू करें, बी डी ए। इसके अंदर कोई और लूप तो नहीं आ रही, इसके अंदर कोई और लूप नहीं आ रही, लिहाजा ये एक मैश है। अच्छा जी। फिर हम देखते हैं कि ए बी सी डी ए, इसके अंदर कोई लूप आ रही है? हाँ जी, इसके अंदर एक और लूप आ रही है। वो कौन सी है? ए बी डी ए, लिहाजा ये मैश नहीं है। ठीक है जी। तीसरी हमारे पास लूप कौन सी है? बी सी डी बी। बी सी डी बी, इसके अंदर कोई और लूप आ रही है जिसके अंदर इसके अलावा कोई और लूप नहीं आ रही, लिहाजा ये भी मैच है। चौथी लूप हम देखते हैं वो क्या है? बी सी डी ए बी। तो इसके अंदर भी हमारे पास एक लूप आ रही है। ठीक है जी, यानी कि हम ओवरऑल लूप को देख रहे हो तो उसके अंदर एक लूप और भी आ रही है। ठीक है जी, लिहाजा ये भी मैश नहीं। सो मैश एनालिसिस बेसिकली हम केवीएल अप्लाई करते हैं मैशेस पर। हम हर लूप पर केवीएल अप्लाई नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ उन लूप्स पे केवीएल अप्लाई करते हैं जो मैश है। ठीक है जी। और मैश कौन सी लूप्स हैं? ऐसी लूप्स जिनके अंदर कोई और लूप ना आ रही। ठीक है जी, यहाँ तक हम बात, ये बात यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब इसी बात को ज़हन में रखते हुए हम जो है वो प्रीवियस जो हमने सर्किट बनाया था उसी सर्किट पे मैश एनालिसिस जो है वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम सर्किट रीड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज
ठीक है जी। सो इसको V1, दिस इज V2, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। ठीक है जी। तो मैश एनालिसिस इस सर्किट पे अप्लाई करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स जो है वो सबसे पहले करने हैं। तो स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, आइडेंटिफाई the loops. Number 2, identify the mesh. Number 3, assign current direction in a loop, in a mesh actually. Number 4, apply KVL in the meshes. And number 5, solve the linear equations. तो सबसे पहला काम क्या है, हमें इस सर्किट के अंदर लूप्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि हम प्रीवियस जो है वो अपने नॉलेज से जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक नोड ये है बी सी एंड डी। तो हमारे पास 4 लूप्स बनती हैं। ठीक है जी। हम जैसे जानते हैं कि ए बी डी ए बी सी डी ए, फिर हमारे पास क्या है बी सी डी बी, और आखिर में क्या है बी सी डी बी ए। तो ये हमारे पास क्या है लूप्स बनती हैं। ठीक है जी। और फिर पहला स्टेप हमने यानी कि कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है कि इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैशेज हैं और कौन सी मैशेज नहीं है। सो मैश का हमने जैसे पहले जानते हैं ऐसी लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना आ रही हो। तो हमने देखा ए बी डी ए एक मैश है, ए बी सी डी ए बी सी सी डी ए एक मैश नहीं है। क्यों? इसके अंदर एक लूप आ रही है ए बी डी ए। ठीक है, लिहाजा ये मैश नहीं है। बी सी डी बी आपके पास एक मैश है क्योंकि इसके अंदर कोई और लूप नहीं आ रही। बी सी डी बी ए बी सी डी बी सी डी ए बी एक्चुअली एक मैश नहीं है। क्यों? इसके अंदर एक और लूप आ रही है, दैट इज बी सी डी बी। ठीक है जी, लिहाजा ये भी मैश नहीं है। सो हमने स्टेप 2 भी कर ली। अब इंपॉर्टेंट काम, हमें करंट की डायरेक्शन, करंट की कोई भी डायरेक्शन रख सकते हैं। करंट की डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं। इससे आपकी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं करंट की डायरेक्शन कैसे रख सकता हूँ? मैं क्लॉकवाइज भी रख सकता हूँ दोनों मैशेज में। ठीक है, मैं दोनों मैशेज में काउंटर क्लॉकवाइज भी रख सकता हूँ। मैं एक मैश में क्लॉकवाइज और दूसरे में काउंटर क्लॉकवाइज भी रख सकता हूँ। ठीक है जी। और मैं पहली मैश में काउंटर क्लॉकवाइज और दूसरी में क्लॉकवाइज भी रख सकता हूँ। ये इससे हमारे एनालिसिस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम आर्बिट्रेरीली कोई सी करंट की डायरेक्शन असूम कर लेते हैं। सो आसान है, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम करंट जो है वो इन डायरेक्शंस में कर रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन कि करंट जो है वो V1 में नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, R1 के थ्रू हो रहा है, R3 से हो रहा है। सिमिलरली I2 जो है वो R3 से एंटर होकर R2 के थ्रू होते हुए कहां पर जा रहा है? आपके पास V2 पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है। सो इससे हमारे एनालिसिस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। अब हम अपने एनालिसिस को यानी कि हमने स्टेप 2 भी कर लिया। अब हमें केवीएल अप्लाई कर, केवीएल क्या क्या कहता है कि वोल्ट सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। सो हमें याद है कि कोई भी कंपोनेंट, ठीक है जी, जो पावर सप्लाई कर रहा है या वोल्टेज सप्लाई कर पावर या वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आए। ठीक है जी। और जो डिसिपेट कर रहा है
उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। दूसरी बात, हम ये जानते हैं कि अगर पावर सप्लाई में या पावर वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सप्लाई कर रहा है। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो डिसिपेट कर रहा है। याद हो हमने बिल्कुल क्वाड्रेंट्स की बात की थी कि वी और आई के क्वाड्रेंट्स बनाए थे हमने, अगर आपको याद हो, वी नेगेटिव वी आई, ठीक है जी, और नेगेटिव आई, ठीक है। तो वोल्टेज का कुछ इस तरह जो वोल्टेज सोर्स है उसका कोई ग्राफ कुछ इस तरह से आया, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन कि आपके पास ये है वोल्टेज डिसिपेट आपके पास कर रहा है, ठीक है जी। और जब हमारे पास वो सप्लाई कर रहा है, तो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है उसका ग्राफ, हमारे पास आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है जी। सो हमें कुछ याद है, कुछ इस तरह की चीजें अगर आपको याद हो तो, ठीक है। सो अब इस चीज़ को हम ज़हन में रखते हैं, यानी कि इनके थ्रू हमने देखा था मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का मुख्तलिफ किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा था, किसी का हमारे पास नेगेटिव में आ रहा था, किसी का पॉजिटिव में आ रहा था, ठीक है जी। तो हमारा इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो वोल्टेज सप्लाई जो है वो दोनों मोड्स में या पावर सोर्स है, दोनों में काम कर सकती है। सो हम ज़हन में सिर्फ इतनी बात रखेंगे, हमें इस एनालिसिस को ज़हन में रखने की ज़रूरत नहीं है कि वोल्टेज सोर्स में जब नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर होगा, तो वो वोल्टेज सप्लाई करेगा, और जब पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। रेज़िस्टर हमारे पास हमेशा से वोल्टेज ड्रॉप ही करेंगे। तो आए हम इस सर्किट पे केवीएल अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम मेश 1 में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो मेश 1 में देखिए I1 करंट जो है, वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास -V1 वोल्टेज पावर सप्लाई हो रही है। अच्छा जी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा? तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास किससे निकालेंगे? ओहम्स लॉ से। ओहम्स लॉ क्या कहता है कि V इज़ इक्वल टू IR। सो दैट मीन्स कि ये वोल्टेज ड्रॉप क्या कर रहा है हमारे पास? I इसमें क्या है? I1 R1। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट आ गया। कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या है कि हमारे पास R3 के थ्रू करंट R3 दोनों लूप्स में शेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, वो कुछ पार्ट हमारे पास कहाँ से आ रहा होगा? I1 से, और कुछ पार्ट कहाँ से आ रहा होगा? I2 से। सो हम जैसे देख रहे हैं कि I1 एंटर कर रहा है और I2 लीव कर रहा है, तो एंटरिंग करंट की बेस पे देखते हैं कि I1 करंट एंटर कर रहा है और I2 लीव कर रहा है, तो हम यूँ इक्वेशन लिख लें, और ये इन सब का सम क्या होगा हमारे पास? 0। सो दैट इज़ केवीएल। अच्छा जी, फिर दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? दूसरी इक्वेशन हम देखते हैं। दूसरी इक्वेशन देखें तो हमारे पास सबसे पहले I2 R2 से गुज़र रहा है, ओहम्स लॉ। पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, लिहाज़ा V2, और R3 में, अब हमारे पास R3 में करंट कौन सा एंटर हो रहा है? I2 एंटर हो रहा है, और अब लीव कौन सा करंट कर रहा है? I1। सो हम क्या लिखेंगे? I2 माइनस I1 R3 इक्वल टू 0। ठीक है जी। हम इसकी बेस पर अब हमने 2 इक्वेशंस लिख ली, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है जी, और इन इक्वेशन की बेस पे हम क्या कर सकते हैं? अपने जो है वो करंट और वोल्टेजेस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। सॉरी, मैं यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूँगा कि वोल्टेज का जो ग्राफ है वो इस तरह, वोल्टेज सोर्स का ग्राफ इस तरह से नहीं है, दैट इज़ लाइक दिस वन। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज सोर्स कभी हमारे पास पावर डिसिपेट भी कर सकती है, ठीक है जी, और कभी हमारे पास वो पावर क्या कर सकती है? जनरेट भी कर सकती है। ठीक है जी, सो वोल्टेज सोर्स का ये ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं है। ठीक है जी, सो अब यहाँ पर हमें एक बात क्लियर हो चुकी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज़ निकाल सकते हैं I1 और I2। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, इसी एग्जांपल में वैल्यूज़ देके, सो हम क्या करते हैं कि एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, दैट इज़, ठीक है जी। अब हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज सोर्स क्या है? यहाँ पे 12 वोल्ट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? हम आसानी के लिए 5 ओम रखते हैं। यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 2 ओम,
और यहाँ पे 5 वोल्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास? ठीक है जी, सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लूप्स आइडेंटिफाई करें। तो हमारे पास लूप्स कौन-कौन सी हैं इसमें? हम पहला स्टेप जो है उसको ओमिट भी कर सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है अगर हम डायरेक्टली मैशेस को आइडेंटिफाई कर लें। सो अगर हम मैशेस को आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारे पास सबसे पहले नोड कौन से हैं? ए, बी, सी एंड डी। तो अगेन हमें पता है कि हमारे पास मैशेस कौन सी बनी? ए, बी, बी, ए और बी, सी, डी, बी। ठीक है? तो अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है कि हमें करंट की डायरेक्शन से शुरू करनी है। तो करंट की डायरेक्शन क्या रखते हैं? I1 और I। अगेन करंट की डायरेक्शन आप कोई भी रख सकते हैं। सो हम पहली इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है, लिहाजा -12 वोल्ट। ठीक है जी। 5 ओहम से करंट कौन-सा गुज़र रहा है? I1। और 3 ओहम से करंट कौन-सा गुज़र रहा है? I1 एंटर हो रहा है और I2 लीव कर रहा है। सो 3 ओहम में I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 लिखते हैं। इक्वेशन 2 में देखें, सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स में करंट कहाँ से एंटर हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से, लिहाजा 5 आई जो 2 ओहम में I2 करंट है, ठीक है जी। और 3 ओहम में करंट इस दफा I2 एंटर हो रहा है और I1 लीव कर रहा है, I2 माइनस I1 और 3 ओहम, और ये सब का सम क्या होगा? 0। सो दीज आर द टू इक्वेशंस, और इन टू इक्वेशंस के थ्रू हम जो है वो अब इनको हम सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। सो हम अगर इसको एक्सपेंड करें, सो -12 प्लस 5iv1 प्लस 3i1 माइनस 3i2, 5 प्लस 2i2 प्लस 3i2 माइनस 3i1। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मजीद इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। -12 प्लस 8i1 माइनस 3i2। ठीक है जी। और नीचे हमारे पास 5 प्लस 2i2 प्लस सॉरी 5i2 एंड माइनस 3i1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम आंसर निकालते हैं। सो इक्वेशंस आपके पास क्या थी? -12 प्लस 5 प्लस 8i1 माइनस 3i2 इक्वल टू 0। इसको हम बेहतर कर सकते हैं, सो दैट विल बी लाइक I2 -12 प्लस 8i1 ओवर 3। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में डाल दें। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 5 प्लस 5i2 माइनस 3i1 इक्वल टू 0। इसमें I2 को हम रिप्लेस कर देते हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन से। सो 5 12 प्लस -12 प्लस 8i1 ओवर 3 माइनस 3i1 0। सो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो अगर हम इसको देखें तो दैट विल बी 45, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 31i और I1 इक्वल टू 45 ओवर 31। ठीक है जी। I1 की वैल्यू ये आ गई। इसी वैल्यू को हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं I2 की ऊपर वाली वैल्यू में, तो हम देखते हैं I2 क्या बनता है? -12 प्लस 8 इंटू 45 ओवर 31 ओवर 3। ठीक है जी। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाली, तो ये -3.8 एम्पियर आता है। ठीक है जी। और अगर हम ऊपर वाले को देखें तो दैट विल बी लाइक कि हम कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये
45 और ये हमारे पास क्या हो जाता है अराउंड 1.4 या 1.3 के करीब आता है। तो I1 हमारे पास कितना आता है 1.4 समथिंग, ठीक है जी, एम्पियर। ठीक है जी। अब I1 और I2 हमें पता है, तो हम हर कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है जी। हम सबसे पहले 5 ओम के क्रॉस जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं। तो 5 ओम के क्रॉस करंट कौन सा है, हमें सर्किट से नजर आ रहा है। सर्किट दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। सर्किट में देखिए 5 ओम के क्रॉस आई के थ्रू करंट I1 है, 2 ओम के थ्रू करंट जो है वो हमारे पास क्या है I2। ठीक है जी। सो हम क्या करंट निकालते हैं। सो अगर इसको देखा जाए तो 5 ओम के क्रॉस हम क्या निकाल सकते हैं 5 इंटू 1.4। ठीक है जी। सो दैट विल बिकम लाइक 7 वोल्ट। ठीक है जी। सिमिलरली हम जो है वोल्टेज अक्रॉस R1, सिमिलरली हम बाकी कंपोनेंट्स के क्रॉस भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक हमारा जो है एनालिसिस कंप्लीट होता है, मैश एनालिसिस। ये मैश एनालिसिस में जो हमारे पास कंपोनेंट है इनको ध्यान में रखिए। ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के थ्रू आप कोई भी सर्किट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप उसके थ्रू जो है वो काम करें। ठीक है जी। सो जी, ये वो सर्किट है जो मैं आपसे चाहूँगा है वो आप I1 1 और I2 और I3। ठीक है जी। और ये आपने टास्क बना के जो है वो ईमेल करना है। ठीक है जी। और ईमेल आप लोगों ने कहाँ पे करना है, आप लोगों ने LMS पे आप लोगों ने अपलोड करना है। दिस इज योर होम। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।